राजस्थान में सरकार तो नई बन गई है, लेकिन तरीके शायद वही पुराने हैं और इसीलिए इन तरीकों को बदलना इस नई सरकार का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है। और इन सब तरीकों में जो सबसे बड़ा दंश है, वो है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार राजस्थान में अब कहीं न कहीं इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है कि वो साफ करना, उसे खत्म करना बहुत बड़ा टास्क नज़र आ रहा है। हालाँकि किरोड़ी लाल मीणा जैसे शख्सियतों ने कई कोशिशें की हर भ्रष्टाचार को उजागर करने की, लेकिन उनमें सज़ा होगी कि नहीं, उनको पूरी तरह से बिहाइंड द बार्स किया जाएगा कि नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। पिछले शासन में सचिन पायलट सरी के नेताओं ने भी अनशन किए, तमाम सारी चीज़ें की कि अगर आपने वसुंधरा राजे पर आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों पर सज़ा तो दो, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे में कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत तल्लीनता से काम कर रही है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं न कहीं ये चीज़ देखने को मिल रही है कि एंड रिज़ॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन पर आने में बहुत वक़्त लग जाता है और उन संस्थाओं को भी बहुत सारा दुःख झेलना पड़ रहा है। और ये चीज़ें जो सॉल्व होने की ज़रूरत है, वो कैसे होगी? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अभियान फाउंडेशन के नलिन जी, जो लगातार नलिन गुप्ता जी, जो लगातार कई वर्षों से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान के स्वरूप काम कर रहे हैं और कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसका सॉल्यूशन बहुत बड़े तौर पे निकल कर आया, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी होती है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका नलिन जी हमारे शो में। तो नमस्ते। आप सबसे पहले ये समझाएँ कि ये जर्नी कैसी रही सर अभी तक? आपने अपना इतना वक़्त, इतना पैसा, इतना सब कुछ लगाया कि सिस्टम को सुधारा जाए। क्या लगता है आपको सिस्टम कहाँ तक सुधरा? कितना सुधरना बाकी है? इस सरकार के पास कितने दायित्व हैं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए और ये चैलेंज कैसे पूरा हो सकता है? देखिए वरुण जी, हमने सोचा था कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होगा, रोक लगेगी, लेकिन ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अब लोगों का इस पे विश्वास ही खत्म हो गया और जो साथ हमारे जुड़ते थे, हमारे साथ जो लोग लगते थे, अब उनका उम्मीद खत्म हो चुकी है कि इस पे कोई कंट्रोल लगेगा। उसका रीज़न है कि आज से कुछ साल पहले बड़े अफ़सर, बड़े नेता वो सुना करते थे, जेन्युइन बात पे जवाब दिया करते थे, लेकिन वो एक पीढ़ी लगता है खत्म हो चुकी है। पहले मीडिया भी हमारा बहुत अच्छा साथ देता था, मीडिया की खबरों पे एक्शन हुआ करते थे, अब तो मीडिया पूरा रंग दे, लिख दे, उसके बाद में भी अफ़सर कोई परवाह नहीं करते। अब एक लगता है कि ठेका प्रथा हो गई है प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर, जो भी नेता या जो अफ़सर या ये मंत्री वगैरह आ रहे हैं, ये अपने आदमियों को रखते हैं और उनको प्रोटेक्शन लगाते हैं पूरा और इनका टारगेट इस तरीके से है उस टारगेट के बाद में आपकी कोई भी सुनवाई होगी नहीं। एक सरकारी प्रशासनिक वो हर कोई भी जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, वो एक लिख देते हैं कि राज सेवा के लिए या जन सेवा के लिए, इस तरीके की लाइनें डाल देते हैं। अब उसके लिए आप जाते जाओ, फाइलें रगड़ते रहो, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेट कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। लेकिन जो इसके लिए सर संस्थाएँ बनाई गई हैं, लोकायुक्त बनाया गया है और भी कई तरीके की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। इन संस्थाओं में आखिरकार हो क्या रहा है? क्योंकि इनके भी पास भी तो पावर्स है। सर पावर्स दी है, एक कहावत है, नक दंत विहीन। तो ये नक दंत विहीन शेर है, जो सिर्फ़ पब्लिक को दिखाने के लिए, झूठा दिलासा देने के लिए है। हमने बहुत गहराई तक गए हैं, मानव अधिकार में भी गए हैं, लोकायुक्त में भी गए हैं सैकड़ों केसेज़ में। हमने सूचना के अधिकार में सूचना आयोग भी गए हैं। तो ये दिखाने की संस्थाएँ हैं, यहाँ सिर्फ़ अपने चाटुकार लोगों को ही अपॉइंट किया जाता है और वो इनके लिए ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मानव अधिकार आयोग के तो मैं आपको इतने केस बता दूँगा कि वो सिर्फ़ हास्यास्पद है। वो कह रहे हैं पोपाबाई का राज कहना या मानव अधिकार आयोग को कहना। वहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स पे काम नहीं होता, कैसे जजमेंट होते हैं, वहाँ जजमेंट जज देता है, पास कर लेता है, फिर दोबारा नहीं होते हैं। इसी तरीके से लोकायुक्त के अंदर है कि जैसे पिछले गवर्नमेंट में निकला भी था, लोकायुक्त का भ्रष्टाचार निकला था, वहाँ भी जो अपॉइंट होके जाते हैं, वो प्रोफ़ेशन के तौर पे जाते हैं अपॉइंट करने के लिए। उनको लोकायुक्त से मतलब नहीं है, सुविधाएँ मिल रही हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं और कोई भी आदमी अपने चाटुकारों को खुश करने के लिए अपने जो मर्ज़ीदारों को वहाँ लगा रहा है, जिसने कभी न कभी उसकी हेल्प की हो सर्विस काल के अंदर।
तो वो ही है, ऐसी एसीबी के अंदर है। एसीबी में मैं दावा करता हूँ कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा एसीबी में ही है। आप शिकायत तो करके देखिए वहाँ, वो पूरे डॉक्यूमेंट लेने के बाद में, पूरा सब कुछ होने के बाद में जो जांच रिपोर्ट देंगे, यदि उस जांच रिपोर्ट की जवाबदेही तय हो तो कितने लोग आज जेल में जाएंगे। मैं आपको बता दूं, 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो भी जांच अधिकारी होगा उसको एफिडेविट देना पड़ेगा और उसमें उसकी जिम्मेदारी तय होगी। वो इनको यहाँ राजस्थान सरकार को गृह विभाग को पालना भी करवानी थी, सब जगह उन्होंने उसको भेज के तामील भी करवाया। एसीबी आज ही मना कर रहा है कि हमारे पास आया है वो, जबकि होम डिपार्टमेंट कह रहा है उसको कि हमारे पास आया है। तो इस तरीके से जवाबदेही तय की जाए अधिकारियों की। पिछले कुछ साल पहले आपने एक मुद्दा बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था, मीडिया ने भी फिर उस मुद्दे को उठाया। जिस तरीके से वसुंधरा राजे सरकार ने एक कानून पास करने की कोशिश की थी, ऑर्डिनेंस निकाल भी दिया था कि अगर कोई भी भ्रष्ट अधिकारी को पर खबर भी चलानी हो, केस भी करना हो, तो उससे पहले सरकार का अनुमोदन लेना होगा। और उस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से खबरें चली, फिर वो ऑर्डिनेंस बैकआउट भी हो गया। लेकिन कहीं न कहीं एसीबी में ये खेल अभी भी चल रहा है। अभियोजन स्वीकृति के नाम पर जो ये खेल होता है, तो उसमें समझ में ये नहीं आता कि अगर अभियोजन स्वीकृति सरकार से ही लेनी है और सरकारी अफसरों को पकड़ने के लिए लेनी है, तो फिर एसीबी का काम करने का मतलब क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो कानून है, वैसे तो काला कानून वापस ले लिया, लेकिन असल में व्यवहारिक तौर पे पूरी तरीके से लागू है। आप किसी भी अफसर की शिकायत लेके जाओ थाने में, विद प्रूफ, कोई थाने वाला नहीं करेगा। आप जाइए कोर्ट में, कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं करेगा। तो आपको करने के लिए क्या करना होगा, इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे, मीडिया में निकालना पड़ेगा। आसान नहीं है लड़ना किसी के लिए। और जो संस्थाएं लड़ रही हैं उनमें भी कार्यकर्ता कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद में कोर्ट बड़ी महंगी है। अधिकारियों में एसीबी के अंदर मैं सैकड़ों केसेस दे सकता हूँ। यदि उनको जवाबदेही तय हो तो कितने अधिकारी उसके अंदर से जाएंगे। एसीबी में अपॉइंट ही उसे किया जाता है जो नेताओं का खास मर्जीदान हो, जो मुखिया का खास मर्जीदान हो। 98 हिंदुस्तान अपने राजस्थान के लिए सबसे काला दिन का मैं शुरुआत मानता हूँ। भ्रष्टाचार उससे पहले भी था, लेकिन सुनवाई होती थी। 98 के बाद में, 98 में सबसे ज़्यादा जो सरकारी हॉस्पिटल की, स्कूलों की जो ज़मीनें हैं जिनकी बंदरबाट हुई, जो प्राइवेट संस्थाओं को बेची गई, नियम चेंज हुए, वो शुरुआत थी। फिर नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आई वो जीत के नहीं आई, इनके काले कारनामों से दुनिया ने, पब्लिक ने हराया, राजस्थान की पब्लिक ने, और दूसरी गवर्नमेंट आ गई। तो अब कोई गवर्नमेंट जीत नहीं रही है, कोई पॉलिसियों पे, कोई मुद्दों पे जीत के नहीं आ रही है। वो गवर्नमेंट हार रही है कि कोई सामने इसको हराना है, कोई काला चोर ही आ जाए, अगली बार काला चोर फिर आ जाता है। तो राजस्थान का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई जीत नहीं रहा। हारने के बाद में दूसरे को अपना सत्ता मिलती है, दो दलीय सरकार है। आपको वरुण जी याद होगा, पहली बार जो ये सरकार आई थी अपनी दिल्ली की सरकार, तो कांग्रेस और बीजेपी से, दोनों से ही लोग बहुत त्रस्त थे। और उसने सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने एक बात कहा था, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। चाहे वो उसमें किरण बेदी जुड़ी थी एक जमाने में, चाहे वो अपने जो उनके कुमार विश्वास वगैरह जुड़े थे। तो पब्लिक ने सोचा कि अब भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। सबसे ज्यादा पीड़ित पब्लिक भ्रष्टाचार से ही थी। और क्या मेजोरिटी दी कि वहां के सीएम तक उम्मीदवार हार गए और बीजेपी कांग्रेस दोनों को साफ कर दिया। तो दुनिया, राजस्थान की पब्लिक ये देख रही है कि हमें कोई ऐसी तीसरी संस्था मिले या तीसरा कोई राजनीतिक पार्टी मिले, क्योंकि नोटा जो हमारे यहाँ इफेक्टिव नहीं है। नोटा इफेक्टिव कब होगा कि जब आप दोनों पार्टियां, यदि नोटा को वोट ज्यादा मिले तो उन दोनों पार्टियों के जो भी कैंडिडेट उनको बैन किया जाए। वो हमारे यहाँ कानून में नहीं है, तो नोटा इफेक्टिव नहीं है। तीसरी पार्टी कोई हमारे यहाँ है नहीं, तो मजबूरी में हम एक को हराते हैं, दूसरी बार वो जीत के आ जाता है। दोनों पार्टियों में टिकट यदि देखा जाए तो पब्लिक दोनों ही टिकटों से, मैक्सिमम लोगों की जो टिकट दिए दोनों ही पार्टियों से, पब्लिक खुश नहीं है। लेकिन आज भी पब्लिक कहीं ना कहीं पार्टियों में कोई ऐसा हीरा, कोई ऐसा नेता ढूंढती है जो उनकी सुनवाई कर सके। और वो जो नेता होता है उसे लोकप्रियता तो बहुत मिलती है, लेकिन पार्टी उसे हाशिया पर डाल देती है। जैसे मसलन सचिन पायलट पिछली सरकार में थे, तो उनके पास भर भर के हर रोज सुबह बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीड़ित जाते थे। उन पीड़ितों के लिए उन्होंने अनशन भी कर दिया अपनी पार्टी के खिलाफ, उन्होंने उसके बाद में रैली भी कर दी अपनी पार्टी के खिलाफ, लेकिन उनको एंड ऑफ द डे सरकार रहते हुए तो हाशिए पर ही डाला गया। यहाँ पूरे विपक्ष का काम पिछले 5 सालों में किरोड़ीलाल मीणा ने किया, और उन्होंने
कहीं ना कहीं पेपर लीक के पीड़ितों समेत तमाम सारे पीड़ितों के साथ अनशन, धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। लेकिन आज जिस वजह से लोगों ने सोचा था कि ये शख्स जो हमारे साथ हर वक्त खड़ा है, उसको कोई पावर दी जाएगी, शायद वो कुछ कर देगा, लेकिन उनको भी कोई पावर नहीं दी गई अभी तक तो, और इसके बाद भी कितना दी जाती है वो देखने वाली बात होगी। जिन्होंने सबूत निकाल के दिए, पुलिस का काम जिन्होंने करके दिया, उनको भी कुछ नहीं दिया। तो क्या लगता है कि ये जो नेता हैं, जो बहुत सारे नेताओं में से एक मिल जाते हैं, जो सुनते तो हैं, एक्शन तो लेते हैं कुछ, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। तो ये केवल लोकप्रियता के लिए करते हैं या इनमें कुछ सब्सटेंस है? मैक्सिमम तो लोकप्रियता के लिए ही करते हैं। यदि ईमानदारी से काम करें तो रिजल्ट आवे। उनको अपना सिर्फ मुद्दा होता है, मीडिया मैनेजमेंट होता है उनका, और उनके सिर्फ उसी पर्टिकुलर एक केस के लिए जिसमें उनको बहुत पब्लिसिटी मिले, वही वो केस लेते हैं। यदि वो टीम बना के काम करें और इफेक्टिवली काम करें तो क्यों नहीं रिजल्ट आएंगे। सचिन पायलट के पास भी रिजल्ट आते हैं, किरोड़ी लाल जी के पास भी आते हैं। किरोड़ी लाल जी के पास टीम बहुत बड़ी है, उनके पास में वर्कर्स, ग्रास रूट के वर्कर्स हैं, तो मुद्दे कोई ना कोई ले आते हैं और वो आदमी अड़ता भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेचारे को हाशिए पे डाला गया। ऐसे ही जो भी पब्लिक के जो मास लीडर है वो खत्म होते जा रहे हैं। पार्टी आज ढूंढती है, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, बड़े मुश्किल से कैंडिडेट चेहरे डाल डाल के दिए जो कि पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, अनजान चेहरे लेके आए और वो जीत के आए। क्यों जीत के आए? अपने वजह से नहीं जीत के आए, वो सामने वाले को हराना था, क्योंकि उससे पीड़ित थे, जो सत्ता पक्ष वाले थे उनसे पीड़ित होने की वजह से वो जीत के आए। तो ये सिस्टम नीचे चाहे, और दूसरा जो नेता है वो दूसरे अपने नीचे नेता को आने ही नहीं देना चाहता। पार्षद के लिए भी चुनाव होंगे तो अपने चाटुकार को आने देगा, पब्लिक में जो फील्ड में वर्क कर रहा है उसको नहीं आने देंगे। पर सर बड़ी बात ये है कि जो चीजें सामने दिख रही है, सबूत की जरूरत ही नहीं है। जब सामने जो चीज हो रही है, सबूत और सारी चीजें आपको सामने से दी जा रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप मसलन देखिए कि पूरे भरे बिरला सभागार में खुद मुख्यमंत्री उस वक्त के शिक्षा मंत्री के साथ खड़े होकर टीचर से पूछते हैं कि क्या ट्रांसफरों में पैसे लिए जा रहे हैं। टीचर्स कहते हैं हाँ। उसके बावजूद भी उस शिक्षा मंत्री पे कोई एक्शन नहीं होता और वो यथावत पार्टी चीफ की पोस्ट पे तो बने ही रहते हैं। वैसे ही भ्रष्टाचार, इसे भी कहेंगे कि अपने रिश्तेदारों को आरएएस बना दिया जाता है। बता रहे हैं सब लोग कि आरपीएससी की वजह से गड़बड़ है, आरपीएससी में कोई चेंज नहीं किया जाता है। ये सब तो दिख रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं होता है। तो क्या लगता है आपको कि जनता को चेंज कैसे मिलेगा? देखिए, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री वो कहता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहाँ कोई गलत करेगा तो भी मैं उसका साथ दूंगा, मेरी मतदाता का, कि मुझे जीत के वहीं से आना है। और वो जिनके लिए आप कह रहे हैं वो जीत के भी आए। तो मास के लिए उनको पूरे राजस्थान की 199 सीटों से कोई मतलब नहीं है, सरोकार नहीं है। वो यदि वहाँ अपने पब्लिक का काम करते हैं तो पब्लिक उसे जिताएगी। पब्लिक को भी मतलब नहीं है कि कोई स्टेट में कौन क्या कर रहा है, कौन घोटाले कर रहा है, वो अपने यहाँ बेनिफिट मिल रहा है हर तरीके से। तो ये जो व्यवस्था है हमारे एक सीट वाली, इसमें भी कुछ ना कुछ हमें सोचना होगा। क्यों हर आदमी 11 बार से जीत के आ रहा है, कोई पिताजी जीत रहे थे फिर वो जीत रहे हैं, ये तो कोई बपौती हो गई है, जमींदारी प्रथा हो गई है। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कुछ जाति का है, कुछ एक सीट का फैक्टर है, ये सबसे बड़े इसके मुख्य कारण है जो जीत के आते हैं। हमें पता है कि ये मिनिस्टर गलत है, लेकिन फिर भी वो जीत के आएगा। भ्रष्टाचारों को अगर क्लासिफाई किया जाए, राजस्थान के भ्रष्टाचारों को अगर क्लासिफाई किया जाए, तो ट्रांसफर के भ्रष्टाचार, जमीनों में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो बतौर जेडीए, हाउसिंग बोर्ड या इन तमाम सारी चीजों में हो रहे हैं, वो वाले भ्रष्टाचार, और जो सरकारी विभागों में टेंडरों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो वाले भ्रष्टाचार। क्या लगता है इन तीनों भ्रष्टाचारों में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा दानवीय भ्रष्टाचार कौन सा है, जिसने पूरे राजस्थान को अंदर तक खा रखा है दीमक की तरह? क्योंकि राजस्थान पे अगर लोन की भी बात करें तो 5 लाख करोड़ तो बहुत पहले था, उसके बाद तो जिले भी बन गए, सब कुछ हो गया, ये लोन तो बढ़ता जा रहा है। हम हर आदमी पर जो शायद शाम का खाना भी नहीं नसीब कर पा रहा, उसके ऊपर भी 60-70 हजार रुपए का लोन है आज की डेट में। फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में क्या लगता है कौन से डिपार्टमेंट को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है? कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हद मचा रखी है? डिपार्टमेंट में कहीं नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर से होता है। यदि एक सीएम ईमानदार हो
तो पूरा राजस्थान आपका ईमानदार हो जाएगा। वो अपने जैसे ईमानदार लोगों को अपॉइंट करेगा, चाहे एसीबी में अपॉइंट करे, चाहे अपना सीएस अपॉइंट करे। और जब वो ईमानदार होगा तो वो अपने अच्छे वर्कर्स को, अच्छे अधिकारियों को लेके आएगा, तो चेन वहीं से सुधरती हुई आएगी। गंगा हमेशा ऊपर से साफ होनी है। आप हरिद्वार से करेंगे या बिहार से करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम कोशिश यही करते हैं कि बाबू एलडीसी पटवारी उसको ट्रैप कराते हैं एसीबी से, और कई बार टारगेट पूरा करने के लिए फंसाया भी जाता है। ये और देखने में बड़ों आया के लिए ये। अभियोजन स्वीकृति बड़ियों के लिए तो पहले हाथ ही डालते नहीं है। पॉलिटिकल राइवलरी से कोई हाथ डाल भी दिए जाए तो अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती है, वो पड़ी हुई है। तो ये कानून कौन सा है? अंग्रेजों के कानून नहीं है, जब हमारे गुलाम थे। अभियोजन स्वीकृति का मतलब क्या है आपके यहाँ? कोई लेना देना नहीं है अभियोजन स्वीकृति का। जब सारे प्रूफ हैं आपके पास में, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, फिर ये तो ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए। वो क्यों नहीं मिल रही है? तो जब तक ऊपर से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, तब तक नीचे भ्रष्टाचार रहेगा। हमने आपकी अभियान संस्था में देखा है कि कई ऐसे लोग, ऐसे पीड़ित आए हुए होते हैं जो सालों से, दसियों बीसियों सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई उसका रेजोल्यूशन सामने नहीं आता। फिर आप लोग मेहनत करते हैं, आरटीआई से लेकर, कोर्ट से लेकर सारी चीज़ों को उन लोगों को हेल्प करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर बहुत सालों तक रिजल्ट नहीं आता, तो कैसे वो मोटिवेशन बरकरार रखते हैं कि करते रहें अभी भी, कभी तो लड़ाई सुधरेगी, कभी तो कोई रिजल्ट आएगा? देखिए, हमारा एक विश्वास है कि आप कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, ठीक है, रिजल्ट आएगा। हमने कई जगह उदाहरण देखे हैं कि कोई 30 साल में भी रिजल्ट आया है, कोई 35 साल में भी आया है। वो लोग जो बेचारे लड़ नहीं पाते थे, उनको रास्ता दिखाना, उनके लिए अपनी मदद करना, हम रास्ता भी दिखाते हैं, मदद भी करते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं। और रिजल्ट देर सवेरे आ जाते हैं, टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन उनको एक सही गाइडेंस मिल जाए, जो आम आदमी को पता नहीं होता, वो फँस नहीं जाए कहीं जगह। फँस मतलब कहीं मीडिया में आजकल गलत लोग आ गए हैं, आजकल एडवोकेट वगैरह हैं, वहाँ गलत फँस जाते हैं, वो परेशान करते हैं। तो उनको तरीके से कम पैसे में या बिना पैसे के देना, और जैसा व्यवस्था है उसमें फिर भी कुछ उम्मीदें तो रहती है उनके लिए। बेचारे बड़े दुआएँ देके जाते हैं और दुआएँ बड़ी काम की हैं। ऐसा नहीं है कि हो तो यदि लगे रहें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आते हैं। 3 बड़े केसेज़ अगर मैं आपसे पूछूँ, जो अभियान संस्था ने, जिसे आप सबसे बड़े और सबसे प्रभावपूर्ण केसेज़ मानते हैं, जिनका रिज़ल्ट निकल गया और जिन पर पूरी कार्रवाई हो गई, वो कौन-सी आप मानते हैं? सबसे पहले ये जो हॉस्पिटल ₹1-1 रुपए में गवर्नमेंट ने दिए थे, बहुत सारे हॉस्पिटल थे जिसमें ये फोर्टिस है, आपके बिड़ला का जो सीके बिड़ला है, आपके ये सोनी हॉस्पिटल है, ये सब लोग गवर्नमेंट की थी ये ज़मीनें, और गवर्नमेंट ने इनको हॉस्पिटल बनाने के लिए ₹1-1 रुपए में दी थी। इन्होंने बनाए नहीं हॉस्पिटल, अपने और काम में लगे रहे। तो हमने इसके लिए केसेस किए, सभी पे किए थे हमने। रिजल्ट हमारा बिड़ला के अंदर आया। 150 बीघा ज़मीन तो जो मेडिकल कॉलेज के लिए थी, जो बिड़ला जी ने उसके लिए अप्लाई ही नहीं किया था मेडिकल कॉलेज की परमिशन के लिए, तो वो 150 बीघा वापस सरकार को दिलवाई, हॉस्पिटल चालू करवाया। हमें पूछा गया था कि ये आप, नियम तो ये है कि वापस जो आधी बिल्डिंग बनी हुई है वो एक्वायर करें। हमने कहा एक्वायर करके गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ भी नहीं होगा। बिड़ला जी बना रहे हैं, बनाने दो। हमें बिड़ला जी से कोई अदावत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और बिड़ला जी ने कहा एक्स्ट्रा ज़मीन और चाहिए मुझे एक्सटेंशन करने के लिए। हमने कहा बिल्कुल दे दो। वो हॉस्पिटल बना। अब हम कह रहे हैं कि 25% का इलाज है, चलो 20% हो रहा है, 15% हो रहा है, जो भी मैनेज कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा एक रिजल्ट आया, एक बड़ा हॉस्पिटल मिला, सुविधाएँ मिली, 150 बीघा ज़मीन वापस मिली। अब 25% नहीं, मान लो 18% हो रहा है, 17% फ्री इलाज मिल रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। हम इससे बड़े, मतलब ये हमें एक आगे मोटिवेशन देता है। तो आज से पहले जो भी आपने अखबारों में ये खबरें पढ़ी होगी कि अस्पताल जो सरकार से कम पैसे में या 1 रुपए में ज़मीन लेकर वो फ्री इलाज नहीं कर रहे जो उन्होंने वादे किए थे, या वो ज़मीन उन्होंने ले रखी है लेकिन वो काम नहीं कर रहे जो उन्होंने कहा था। तो कहीं न कहीं अभियान संस्था की वजह से ये काम हुए थे, और वो सारी चीज़ें जो गलत तरीके से हो रही थी वो इन अस्पतालों में वापस ठीक तरह से होनी शुरू हुई और गरीबों को भी इलाज मिलना शुरू हुआ। और 2 ऐसे काम सर। किसानों के लिए जगतपुरा में सेंट्रल स्पाइन एक योजना बनी थी। उसमें भूमाफियाओं ने, सबने वो ज़मीन सस्ते वाली ले ली, लास्ट में जो गाँव थे उधर के, और जो प्रीमियम जो ज़मीनें, महँगी ज़मीनें थी, महल गाँव वाले, तो उनकी ज़मीनें एक्वायर हुई, उनको तो कचरे में दी। और कचरे जो इनके राजनीतिक लोग थे, इन्होंने खरीदी, प्रशासनिक लोग थे, इन्होंने खरीद के यहाँ कर ली। हमने सब उनके डॉक्यूमेंट निकलवा के रिट लगवाई,
ऑडिट लगवाने से, जिसकी जैसे महल गाँव में महंगी ज़मीन है तो उनको वही मुआवजे में मिली। तो ये बहुत अरबों रुपए का घोटाला था जो किसानों को वास्तविक हक मिला अपना। तो मरीजों को, किसानों को बहुत लंबी लड़ाई के बाद हक मिला और ये कहीं न कहीं अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि कहीं कोई उम्मीद नहीं बचती है इस भ्रष्टाचार से बाहर आने की या आपके साथ जो गलत हो रहा है उससे बाहर आने की, तो ऐसा नहीं है। उम्मीदें बाकी है, अभियान संस्था तीसरा काम कर रही है, ऐसी संस्थाएँ बाकी है। तीसरा भी आप बताएँ। तीसरा एक टेलीफ़ोन का बहुत बड़ा घोटाला था। उसमें हर एक बिल के अंदर 5% ग्रामीण सेवाओं के विकास के लिए पैसा जाता है। वो अरबों रुपए का फंड था। उसको सरकार ने कैसे किया, एक मकान में 1 कनेक्शन लगना था। वहाँ एक मकान में 10-10 कनेक्शन देके ये प्राइवेट कंपनियों ने सब्सिडी खाई बहुत बड़ी। पूरे देश से हमने निकाल के दी। हमें बहुत प्रेशर आया, हम सीबीआई गए, आगे गए। वो आगे के लिए तो रुक गया, लेकिन वो वहाँ का उन्होंने बंद कर दिया। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा घोटाला है जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए मकान बना के देती है गवर्नमेंट। ये 2004 में से स्टार्ट हुआ और सब बड़ी सिटीज़ में अरबों रुपए घोटाले हुए हैं। हमने आगे तक लड़ के आए, पीसी दर्ज कराई, लेकिन पॉलिटिकल ऊपर से जो मैंने बताया कि गंदगी ऊपर साफ होनी चाहिए, तो ऊपर जब गंदे लोग होते हैं ना, तो वो दबा गए। अब उसके लिए आप कहाँ-कहाँ आप जाओगे? हर जगह आपको प्रशासनिक रूप से परेशान किया जाता है और हर जगह प्रशासनिक नियम कायदे तोड़े जाते हैं। तो लड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम हिम्मत रखें, आज भी कोई ऐसा काम आएगा तो हम लगेंगे तो और उसके लिए लगातार ऐसे काम जो है वो अभियान संस्थान कर रहा है और उसके लिए तमाम सारे पर्सनली भी एक्सपेंसेस करके करना पड़े, वो लगातार कर किए जा रहे हैं और हमने ये देखा है सर कि आपके संस्थान में जिन लोगों को लगा कि उनकी पीड़ाएँ हरी गई है या उनकी पीड़ाओं पे काम हो रहा है, वो खुद भी वॉलंटरीली आपके लिए काम करना शुरू कर डेफ़िनेटली काफ़ी लोग लगे हैं और आज भी रिटायर्ड लोग इतने लगना चाहता है, जिसको भी मदद मिली, वो कहता है हम महीने के कुछ न कुछ आके आपके साथ काम करेंगे। हम महीने के खर्चे में करेंगे, जैसे आपके टाइपिंग का बड़ा खर्चा आता है, फ़ोटोस्टेट का खर्चा आता है, हम उसमें वो करेंगे, बियर करेंगे। टाइपिस्ट का है, जो महीने का बिल है, उसमें हम पे करेंगे। तो काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं और ये काफ़ी लोगों को आगे आने से हमें भी काफ़ी बड़ी हिम्मत मिलती है और एनर्जी आती है वापस काम करने के लिए। टूटते नहीं है, कई बार मन टूट जाता है। जब ऐसे में कि बिल्कुल सही केस में भी कोई आईएएस अधिकारी है, वो सीधा उल्टा लिख देता है। जवाबदेही तो है ही नहीं, कुछ भी कर देंगे। सूचना आयोग में टी श्रीनिवासन के टाइम पे रिज़ल्ट आते थे और बड़ा मज़ा आता था कि उसमें अधिकारी को 25,000 की पेनल्टी लगती थी। और अब उसके बाद में इस तरीके से अपॉइंटमेंट हुए हैं कि कोई भी पेनल्टी तो लगती ही नहीं है। उसके बाद में न सूचनाएँ मिलती हैं। तो एक अंधेरगर्दी एक पोस्ट के ऊपर एक सीधे आपने अपने आदमी को मोबिलाइज़ किया हुआ है, जो सरकारी सुख सुविधाओं का मज़ा ले रहे हैं। तो अब जब तक सीएम सुधरेगा नहीं, सीएम से ही सुधार चालू होगा, अदरवाइज़ आपको उम्मीद कोई नहीं है। तो हम भजन लाल जी से उम्मीद करें कि वो कुछ वो सही होंगे, तो प्रशासनिक व्यवस्था ठीक होगी। तो कहीं न कहीं नई सरकार को किस तरीके से काम करना है, क्या सारे सिस्टमों को ठीक करना है, इस पूरे इंटरव्यू से ये भी देखने को मिला और इसके अलावा तमाम सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण मिली है। क्योंकि कहीं न कहीं सर हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं हो रही, कौन ये काम करवाएगा, कैसे ये काम होगा? तो आप सबके लिए आज हमने ये इंटरव्यू किया है क्योंकि अभियान जैसी संस्थाएँ आज भी ज़िंदा हैं, जो लगातार आपके लिए, आपके हक के लिए काम कर रही है। और मैं आपको एक और बात इस पूरे इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ कि जब भी कोई गरीब या कोई इस तरीके के व्यक्ति आते हैं जो बिल्कुल भी अपने केस को लड़ने के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो भी उनकी पूरी मदद की जाती है, हर तरीके से मदद की जाती है और उनके लिए लंबी लड़ाई अभियान लड़ता है। नलिन जी लगातार इस काम को कई सालों से कर रहे हैं और आज भी जारी हैं। ऐसे लोगों को हमें कहीं न कहीं और ज़्यादा मोटिवेट करते हुए उनके साथ आना चाहिए और ऐसे ही समाज में सुधार होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। वरुण जी, जैसे आपसे मैं काफ़ी सालों से देखा है मैंने, मीडिया में भी अच्छे लोग आ जाएँ और डिपार्टमेंट में कोई अच्छे अधिकारी मिल जाते हैं, ऐसे ही जुडिशरी मिल जाते हैं, तो हमारी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है कि हाँ, कुछ टीम बनी है हमारे। तो ऐसे लोग आज भी हमारे लिए बड़े कहते हैं लाइट का काम करते हैं, प्रकाश जन का काम करते हैं। तो आप भी उनमें से एक हैं और आपसे जुड़ने के बाद लगता है कि हाँ, मीडिया में भी अच्छे लोग हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों को भी अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है ऐसी जो बहुत मुश्किल है सुलझाना, तो आप भी अभियान से कांटेक्ट करें और कहीं ना कहीं अभियान आपको भी पूरी मदद करेगा। थैंक यू सो मच सर। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।